चीन के दार्शनिक और सैन्य रणनीतिकार सुनजा ने 2500 साल पहले अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, सबसे खतरनाक जासूस भीतरी जासूस होते हैं जिन्हें दुश्मन के ही सिस्टम और अधिकारियों के बीच से खरीदा जाता है। ऐसी ही एक जासूसी की कहानी भारत के सबसे ताकतवर इलाकों में से एक लुटियंस दिल्ली में घटी, जब सिस्टम के अंदर के लोगों ने ही सिस्टम के राज पेच डाले। 16 जनवरी 1985 की वो सर्द रात लुटियंस दिल्ली के पॉश इलाके हेली रोड पर पसरा सन्नाटा अचानक टूटता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। एसएलएम मानिकलाल इंडस्ट्रीज के एक लेविश दफ्तर के बाहर एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। खुफिया विभाग के अधिकारी तेजी से दफ्तर के अंदर घुसते हैं और वहां महंगी विदेशी स्कॉच का घूंट भर रहे 2 लोगों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। टेबल पर शराब के गिलासों के साथ कुछ ऐसे दस्तावेज रखे थे जिन्हें देखकर इन अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। ये कोई आम कागज नहीं थे, ये महज 1.5 घंटे पहले खत्म हुई राजीव गांधी कैबिनेट की मीटिंग के टॉप सीक्रेट नोट्स थे। जांच अधिकारियों को अंदाजा तो था कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, लेकिन भारत सरकार के भीतर इस स्तर की सेंधमारी को देखकर वो भी भौचक्के रह गए। गिरफ्तार किए गए इन 2 लोगों में से एक था पी गोपीनाथ, जो सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय का कर्मचारी था, और दूसरा था कुमार नारायण, एक मुंबई बेस्ड प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी का दिल्ली रीजनल मैनेजर। भले ही कुमार नारायण का ओहदा कागजों पर कोई खास नहीं था, लेकिन इस शख्स ने पिछले कुछ दशकों में जो कांड किए थे वो दुनिया की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों, चाहे वो CIA हो या KGB, उनके लिए भी नामुमकिन से थे। वो भी महज कुछ विदेशी शराब की बोतलों, पार्टियों और चंद रुपयों के दम पर। कुमार नारायण ने रक्षा, विदेश, परिवहन, वित्त से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय तक ऐसी सेंधमारी की थी कि वहां उड़ने वाला हर एक कागज का टुकड़ा नारायण के कंट्रोल में था। कौन सी फाइल कहां से निकली, कहां पहुंची, RNAW क्या एक्शन ले रहा है, DRDO कौन सा बम बना रहा है, ये सारी जानकारी रोज कुमार नारायण की मेज पर पहुंचती थी। इस एक खुलासे ने ना सिर्फ PMO बल्कि राष्ट्रपति भवन तक की चूल्हे हिला दी थी। इसी जासूसी कांड के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के बीच एक ऐसा अभूतपूर्व और कड़वा संवैधानिक टकराव शुरू हुआ जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और आज किस्सा में कहानी कुमार नारायण के कुख्यात स्पाई रिंग केस की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे केरल में जन्मा एक लड़का विदेश मंत्रालय में अदना सा स्टेनोग्राफर बनता है और फिर भारत सरकार के मंत्रालयों को भेदने का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देता है। कैसे ये शख्स शराब के कुछ घूंट के बदले देश के सीक्रेट्स विदेशी ताकतों को बेचता है, और फिर एक दिन किस तरह नॉट प्लेस की एक फोटोकॉपी की दुकान से उसके इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो जाता है। कैसे ये जासूस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आमने सामने खड़ा कर देता है, और अंत में सुनाएंगे किस्सा इस शख्स की गुमनाम मौत का। कैसे उसकी पत्नी की हत्या होती है और करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बनकर एक सीक्रेट बेटा सामने आ जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े स्पाई रैकेट के बेनकाब होने की सच्ची घटना है। कुमार नारायण की जिंदगी कितनी सीक्रेट थी या कहें कितनी अस्त व्यस्त थी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुमार नारायण उसका असली नाम है भी या नहीं, उसके मरने के 2 दशकों बाद भी पुलिस को साफ साफ नहीं पता। इस शख्स के जीवन की पहेली उसके नाम से ही शुरू होती है। अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड्स में इस शख्स का नाम अलग अलग दर्ज है। कोई इसे कुमार नारायण कहता है, कोई कुमार नारायण, कोई कुमार नारायण, तो कहीं CV नारायणन या चित्तूर वेंकट नारायणन जैसे नाम दर्ज हैं। मशहूर लेखक कल्लोल भट्टाचार्य जी अपनी किताब अ सिंगुलर स्पाई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुमार नारायण में लिखते हैं कि कुमार का जीवन इतना सीक्रेट था कि उनका असली नाम, उनके जन्म की असली जगह, यहां तक कि उनके मरने के बाद उनका परिवार या उनका उत्तराधिकारी कौन है, पुलिस इतना तक पता नहीं लगा पाई।
कल्लोल की अपनी रिसर्च ये मानती है कि कुमर का असली नाम चित्तूर वेंकट नारायणन था, लेकिन हम इस वीडियो में उसे कुमर नारायण ही बुलाएंगे। पुलिस की एक चार्जशीट में कुमर का जन्म स्थान केरल के पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी को बताया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुमर के पिता वेंकट अय्यर पलक्कड़ से कोयंबटूर चले गए थे। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि कुमर भले ही जन्मा पलक्कड़ जिले में हो, लेकिन उसका बचपन कोयंबटूर में बीता। कुमर की जब मौत हुई तब दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर शिवदेव सिंह ने कुमर की करोड़ों की संपत्ति के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए केरल तक की खाक छानी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख कुमर नारायण अ स्पाई एंड हाउ हिज स्टेपसन केम आउट ऑफ द कोल्ड में महेंद्र सिंह मरनाल लिखते हैं कि 1943 में जब कुमर करीब 18 साल का था, तब उसने इंडियन आर्मी के पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट में नौकरी पकड़ी। कुछ रिकॉर्ड्स में उसे हवलदार भी बताया गया है और कुछ में पोस्टल क्लर्क। वो महाराष्ट्र में नागपुर के पास मौजूद कामठी छावनी में तैनात था। वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। इस दौरान कामठी से यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में तैनात भारतीय सैनिकों, बटालियनों और सैन्य अधिकारियों के बीच जो भी सीक्रेट लेटर्स भेजे जाते थे, वो कामठी से ही होकर निकलते थे। बताया जाता है कि इसी छावनी में बैठकर कुमर ने समझ लिया था कि बंद लिफाफों के अंदर मौजूद ये कागज के टुकड़े सिर्फ लेटर्स भर नहीं हैं, इनके अंदर वो सीक्रेट जानकारियां हैं जिनके एवज में दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन कुमर की सेना की यह नौकरी ज्यादा दिन नहीं चली। 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में कुमर ने सेना की अपनी नौकरी छोड़ दी और वो दिल्ली चला आया। स्क्रोल में छपी एक रिपोर्ट बायोग्राफी हाउ कुमर नारायण मेड अ करियर ऑफ लीकिंग कॉन्फिडेंशियल ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट्स में कल्लोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि 1949 में दिल्ली आते ही कुमर ने भारत सरकार के लिए स्टेनोग्राफर की नौकरी पकड़ी। अब कुमर किस डिपार्टमेंट में काम करता था, इसे लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं। हालांकि बीबीसी हिंदी ने अपने आर्टिकल में विस्तार से बताया है कि कुमर दरअसल विदेश मंत्रालय में बतौर स्टेनो काम कर रहा था। इस नौकरी ने कुमर को एक बार फिर से सीधे गोपनीय दस्तावेजों के साथ जोड़ दिया। कुमर अच्छी तरह समझ चुका था कि किस्मत का रास्ता इन्हीं सरकारी फाइलों के पन्नों से होकर गुजरता है, लेकिन यहां उसने एक बहुत खास पैटर्न डिकोड कर लिया था। उसे समझ आ गया कि भले ही वो किसी बड़े मंत्री या आला नौकरशाह तक अपनी सीधी पहुंच नहीं बना सकता, लेकिन उन मंत्रियों की सीक्रेट फाइल्स को मैनेज करने वाले उनके बाबू, उनके असिस्टेंट्स या उनके चपड़ासी को तो वो आसानी से भेद ही सकता है। और बस यहीं से कुमर ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। कुमर ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी SLM मानिकलाल इंडस्ट्रीज में नौकरी पकड़ ली। यह मुंबई का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक समूह था जो इंजीनियरिंग के भारी उपकरण और पार्ट्स बनाता था। इस कंपनी के यूरोप की कई बड़ी कंपनियों के साथ गहरे रिश्ते थे। कंपनी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे यूरोपियन देशों के साथ बिजनेस डील्स करती थी। शुरुआत में कुमर मुंबई जाकर काम करने लगा, लेकिन उसकी सरकारी तंत्र की समझ को देखते हुए कंपनी ने बाद में उसे बतौर रीजनल मैनेजर दिल्ली अपॉइंट कर दिया। कुमर ने दिल्ली आते ही लुटियंस दिल्ली में मौजूद हेली रोड पर अपना एक बेहद लेविश ऑफिस खोला। इस दफ्तर की लोकेशन बहुत शानदार थी। इससे जुड़ा रास्ता सीधे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नॉर्थ ब्लॉक तक जाता था। कंपनी ने कुमर को दिल्ली में बिजनेस बढ़ाने का काम सौंपा था और उस दौर में बिजनेस बढ़ता कैसे था, सरकारी नौकरियों की एडवांस जानकारी, सरकारी परमिशंस और लाइसेंस पाने से। दरअसल भारत में उस वक्त लाइसेंस राज अपने चरम पर था। किसी भी छोटे बड़े बिजनेस के लिए सरकार से लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। नियम इतने कड़े थे कि कंपनी का एक गलत कदम या फिर एक देरी लाखों करोड़ों का नुकसान करवा सकती थी। इसलिए सरकारी नीतियों की पहले से जानकारी, सरकार कहां निवेश करने वाली है, कौन सी चीज बैन होने वाली है, अगर ये जानकारी महीनों पहले मिल जाए तो कंपनी के लिए ये सोने की खान साबित होता था। ऐसे में कुमर का काम इसी कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस को हासिल करने का था। अपनी किताब अ सिंगुलर स्पाई में कल्लोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि मंत्रालयों में काम करते हुए कुमर एक बात समझ चुका था कि बड़े अधिकारी और नौकरशाह तो ट्रांसफर होकर आते जाते रहते हैं, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारी दशकों तक वहीं जमे रहते हैं। इन्हीं के हाथों से हर रोज दर्जनों फाइलें आती जाती हैं, लेकिन ना तो उनकी इन फाइल्स को बनाने में हिस्सेदारी होती है और ना ही उनसे कभी उनकी राय मांगी जाती है। ये ऐसा था मानो दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी हाथ में होते हुए भी उसे घुमाने की परमिशन उनके पास नहीं थी।
उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरी होती थी। कुंवर ने इन्हीं छोटे बाबुओं और चपरासियों की इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी को अपना हथियार बनाया। सूट बूट पहनकर महंगी कार में चलने वाले कुंवर ने पहले उन बाबुओं से दोस्ती की, उन्हें अपने हैली रोड के लेविश दफ्तर में बुलाने लगा। चाय नाश्ते से शुरू हुई ये दोस्ती धीरे धीरे शराब तक जा पहुंची। कुंवर उन्हें पीने के लिए महंगी विदेशी स्कॉच ऑफर करता था। जैसा कि हमने पहले ही बताया, उस वक्त भारत का बाजार क्लोज था, विदेशी माल की आपूर्ति बहुत कम थी। ब्लैक लेबल जैसी महंगी विदेशी स्कॉच खरीदने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि रुतबे की भी जरूरत पड़ती थी। ये चीजें आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं थी। ऐसे में कुंवर ने इन स्कॉच को अदने कर्मचारियों के लिए खोल दिया और वो बड़े धीरे से बदले में उनसे कुछ फाइल्स की जानकारी मांगने लगता। वो बहुत कैजुअल तरीके से कहता था, यार मुझे ये फाइल पढ़नी है, जरा कल लेते आना और हाथों हाथ वापस ले जाना। कुंवर की दोस्ती और विदेशी शराब के एहसान के तले दबे ये कर्मचारी दफ्तर बंद होते वक्त चुपचाप वो फाइल अपने बैग में डालकर कुंवर के ऑफिस ले आते। वहां बैठकर वो छक्कर शराब पीते और जब तक वो नशे में चूर होते, कुंवर का चपरासी इन फाइल्स को झटपट कनॉट प्लेस की क्लिक फोटोकॉपी नाम की एक दुकान पर लेकर जाता। सारी फाइल्स की कॉपी बनाई जाती और फिर जब नशे में धुत कर्मचारी घर लौटने लगते तो कुंवर उनकी ओरिजिनल फाइल उन्हें वापस थमा देता ताकि अगले दिन वो चुपचाप उसे मंत्रालय की मेज पर वापस रख सके। कुंवर इतना शातिर था कि उसने कभी इन फाइल्स के लिए उन कर्मचारियों को कोई मोटी रकम ऑफर नहीं की। 80 के दशक में जब इस केस का भंडाफोड़ हुआ तब राष्ट्रपति सचिवालय से जुड़े एस शंकरन पर जब जांच की गई तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पता चला कि 1982 से शंकरन राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचने वाली सारी सीक्रेट फाइल्स कुंवर तक पहुंचा रहा था। कई सालों तक किए इस देशद्रोह के काम के एवज में कुंवर ने उसे महज 7,000 रुपए कैश और महंगी विदेशी स्कॉच की कुछ बोतलें ही दी थी। कुंवर के दिमाग में एक चीज एकदम क्लियर थी कि अगर रकम मोटी ऑफर की जाएगी तो कर्मचारियों को शक होगा कि वो किसी गंभीर अपराध या बड़ी जासूसी को अंजाम दे रहे हैं और वो डर जाएंगे। इसलिए वो हमेशा छोटी मोटी रकम और सिर्फ स्कॉच ही ऑफर करता। इससे कर्मचारी खुद को जासूस नहीं बल्कि कुंवर का दोस्त समझता जो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा है और बदले में कुंवर उन्हें शराब पिला देता है, फ्लैट या फार्म हाउस में पार्टियां करवा देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े रहे राजनयिक चिन्मय घाने खान अपने संस्मरण में लिखते हैं कि कुंवर ना सिर्फ विदेशी स्कॉच पिलाता बल्कि कभी कभी लड़कियों की भी व्यवस्था की जाती थी। फार्म हाउस में अय्याशी की पार्टियां होती, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इन बेशकीमती फाइल्स और फेवर के बदले में कुंवर जो पेमेंट करता था वो हमेशा नाम मात्र की ही होती थी। शुरुआती दिनों में कुंवर ने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस हासिल करनी शुरू की। तब उसका मकसद किसी राजनीतिक या सैन्य जासूसी का नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी समझ बनती गई कि भारत सरकार की ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसी कीमती चीज है जिसे विदेशी सरकारों को बेचकर करोड़ों का फायदा कमाया जा सकता है और बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट डीलिंग्स की जा सकती हैं। कुंवर के जासूसी नेटवर्क का सबसे सटीक विवरण दिल्ली हाई कोर्ट के 1985 के आदेश में मिलता है। कुंवर ने एक के बाद एक भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में सेंध मारनी शुरू की। उसका नेटवर्क और कर्मचारियों का उस पर भरोसा इस हद तक बढ़ गया था कि वो लोग खुद चलकर कुंवर तक आने लगे, उसकी शराब और पार्टियों का मजा लेने लगे। चिन्मय घारे खान के संस्मरण के मुताबिक रक्षा उत्पादन मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर रहे एपी सारथी कुंवर के सबसे खास लोगों में से एक थे। सारथी को कुंवर पर इतना अंधा भरोसा था कि उन्होंने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स में कुंवर को अपने पिता तुल्य बता रखा था। कुंवर के फ्लैट की एक चाबी सारथी के पास परमानेंट रहती थी, जहां वो नियमित रूप से जाता, शराब पीता और पार्टियां करता। सारथी कुंवर को सिर्फ रक्षा संबंधी जानकारियां ही उपलब्ध नहीं कराता था, बल्कि उसने दूसरे मंत्रालयों के कर्मचारियों को भी कुंवर से मिलवाया था। लेकिन कुंवर की नीति एकदम साफ और क्रूर थी। जब किसी कर्मचारी से काम खत्म होता या वो रिटायर हो जाता तो वो उससे सारे रिश्ते एक झटके में तोड़ लेता और दूसरे शिकार की ओर बढ़ जाता। 31 मई 1979 को जब सारथी रिटायर हुआ तो गोपनीय दस्तावेजों तक उसकी पहुंच हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद कुंवर ने धीरे धीरे उससे सारे संबंध तोड़ लिए। उसके लिए ना अब महंगी शराब थी, ना कोई पार्टी, क्योंकि अब वो कुंवर के किसी काम का नहीं था। जिस कर्मचारी को लगता था कि कुंवर उससे निजी लगाव रखता है, उसकी असली कीमत उस सरकारी फाइल से तय होती थी जिस तक उसकी पहुंच थी। नौकरी खत्म, फाइल तक पहुंच खत्म, दोस्ती भी खत्म।
कुमर ने हर कर्मचारी को खुद खोज कर नहीं फंसाया था। एक बार कोई सरकारी कर्मचारी उसके जाल में आ जाता तो वो अपने परिचित लोगों को भी हैली रोड ले आता। पुराना सदस्य नए सदस्य को भरोसा देता कि वहां कोई खतरा नहीं है। वो बताता कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं और केवल सामान्य दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। नया कर्मचारी पहले पार्टी में शामिल होता, फिर कुमर से दोस्ती करता और धीरे धीरे फाइल शेयर करने लगता। इस तरह से कुमर का नेटवर्क एक बाबू से दूसरे बाबू तक कैंसर की तरह फैलता गया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, करीब करीब सारे विभागों से जुड़े कर्मचारी कुमर के घेरे में थे। निजी सचिवालय से लेकर निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क और चपरासी स्तर तक के लोग इस स्पाई रिंग का हिस्सा थे। इस नेटवर्क का सबसे गंभीर और खतरनाक हिस्सा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर के कार्यालय से जुड़ा था। अलेक्जेंडर इंदिरा गांधी के अंतिम वर्षों के सबसे प्रभावशाली नौकरशाहों में से एक थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो प्रधान सचिव बने रहे। उनके कार्यालय में रक्षा, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े बेहद संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स रोज आते थे। इंडिया टुडे में छपे आर्टिकल अनवीलिंग इंडियाज बिगेस्ट स्पाई स्कैंडल द कुमर नारायण केस में शशांक मट्टू लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के निजी सचिव रहे टीएन खेर कुमर के नेटवर्क के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स थे, क्योंकि खेर ही उन्हें सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले हाईली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा सकते थे। चिन्मय घारे खान के संस्मरण के मुताबिक मामला खुलने पर यह साफ हुआ कि पीसी अलेक्जेंडर के स्टाफ के करीब करीब हर स्तर का कर्मचारी कुमर के नेटवर्क में शामिल था, निजी सचिवालय से लेकर निजी सहायक और चपरासी तक। हालांकि मामला खुलने के बाद अलेक्जेंडर का नाम भी उछला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मगर उनके स्टाफ की संलिप्तता ने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नंगा करके कटघरे में खड़ा कर दिया था। कल्लोल भट्टाचार्य जी बताते हैं कि भले ही कोर्ट ने माना कि कुमर ने 1977 से षड्यंत्र करते हुए गोपनीय जानकारियां चुराना शुरू की थी, लेकिन अगर गहराई से खोजा जाए तो कुमर के कनेक्शन नेहरू के अंतिम दौर और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल तक भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि 1960 का दशक वही वक्त था जब कुमर की कंपनी मानिकलाल ग्रुप ने विदेशों में तेजी से अपने संबंध बनाए थे। कुमर नारायण के इस स्पाई रिंग केस ने सिर्फ नौकरशाही को ही नहीं हिलाया, बल्कि इसने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक ऐसा संवैधानिक टकराव पैदा कर दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जब जनवरी 1985 में जांच एजेंसियों ने कुमर नारायण के नेटवर्क को खंगाला तो पता चला कि राष्ट्रपति सचिवालय का एक वरिष्ठ कर्मचारी एस शंकरन भी इस जासूसी रैकेट का अहम मोहरा था। वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रेस सलाहकार तरलोचन सिंह का वरिष्ठ निजी सहायक था। मदुरै का रहने वाला शंकरन पिछले 20 सालों से राष्ट्रपति के स्टाफ में था और प्रेसिडेंशियल एस्टेट में ही रह रहा था। शंकरन के जरिए राष्ट्रपति भवन में आने वाली टॉप सीक्रेट फाइल्स सीधे हैली रोड पहुंच रही थी। अपनी किताब अ सिंगुलर स्पाई में कल्लोल भट्टाचार्य जी इस बात का विस्तार से जिक्र करते हैं कि कैसे इस जासूसी कांड ने राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच एक गहरी अविश्वास की खाई खोद दी। राजीव गांधी, जो दिसंबर 1984 में ही भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आए थे, इस बात से बेहद नाराज और आशंकित थे कि देश की टॉप सीक्रेट फाइलें राष्ट्रपति भवन से लीक हो रही हैं। राजीव गांधी की सरकार ने इसका सीधा और सबसे कड़ा समाधान निकाला। फरवरी 1985 में जासूसी कांड के खुलासे के ठीक कुछ हफ्तों बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अघोषित आदेश जारी कर दिया कि अब से राष्ट्रपति भवन में कोई भी अति गोपनीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट और संवेदनशील कैबिनेट नोट नहीं भेजा जाएगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र में ये एक अभूतपूर्व और हैरान करने वाला कदम था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिसे सरकार के हर बड़े फैसले और देश की स्थिति से अवगत कराना प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन राजीव गांधी ने सुरक्षा और इंटेलिजेंस लीक की आड़ लेकर फाइलों का राष्ट्रपति भवन जाना रोक दिया। ज्ञानी जैल सिंह को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि एक जासूसी कांड का बहाना बनाकर उनके संवैधानिक अधिकारों में कटौती की जा रही है और उन पर शक किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इसे अपना व्यक्तिगत और संस्थागत अपमान माना। यहीं से वो मशहूर और कड़वा राजीव जैल सिंह टकराव शुरू हुआ।
साल 1986 और 87 आते आते ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ज्ञानी जैल सिंह ने सरकार के कई बिलों को पास करने में देरी की। सबसे मशहूर था 1986 का इंडियन पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल, जिस पर ज्ञानी जैल सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक अफवाहें उड़ने लगी थी कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को ही बर्खास्त करने पर विचार कर रहे हैं। जरा सोचिए, कुमार नारायण के एक अदने से नेटवर्क ने महज चंद शराब की बोतलों के दम पर भारत के दो सबसे शीर्ष संवैधानिक पदों को एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में खड़ा कर दिया था। हालांकि अगर आप राजनीतिक हिस्ट्री को देखेंगे तो इसके और भी कई कारण थे, जिनके बारे में हम किसी और किस्सा में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचनाएं लीक हो रही थी। इस बात की पहली भनक तब लगी जब भारत और श्रीलंका के उच्चाधिकारियों की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, श्रीलंका के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को RNAW का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज दिखाया। इसमें बताया गया था कि श्रीलंका के आंतरिक हालातों के बारे में भारत सरकार की क्या सोच है। विनोद शर्मा और जीके सिंह ने द वीक मैगजीन के 17 फरवरी 1985 के अंक में लिखा था कि भारत के लिए यह बेहद शर्मसार करने वाला पल था। खुफिया अधिकारी इस बात पर दंग थे कि जो दस्तावेज सिर्फ भारत के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों के लिए लिखा गया था, वो श्रीलंका के पास कैसे पहुंच गया। उस दस्तावेज की महज 3 कॉपियां बनाई गई थी। 2 कॉपियां रॉ के उच्च अधिकारियों के पास थी और एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। खुफिया अधिकारियों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि वो टॉप सीक्रेट दस्तावेज कोलंबो तक किस तरह पहुंचा। विनोद शर्मा और जीके सिंह लिखते हैं कि बाद में जांच करने पर पता चला कि एक फ्रेंच अधिकारी ने नारायण नेटवर्क के जरिए वो दस्तावेज हासिल कर श्रीलंका तक पहुंचाया था। BBC हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारियों ने बताया था कि अपनी गिरफ्तारी से पहले तक कुमार नारायण फ्रेंच खुफिया एजेंसी DGSE के लिए काम कर रहा था। उसको भारत में फ्रेंच कॉरपोरेट और रक्षा हितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्लोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि भारत में उस समय रक्षा बाजार खुल रहा था और फ्रांस की कोशिश थी कि इस पर किसी तरह काबिज हुआ जाए। उन्होंने लिखा कि नारायण फ्रेंच जासूसी संस्था DGSE के लिए 7 सालों से काम कर रहा था। उसका DGSE से संपर्क अलेक्जेंड्रे द मेरेंचे के कार्यालय में शुरू हुआ था और सन 1981-82 के दौरान जब पायरे मारियो संस्था के प्रमुख बने, तब ये अपने चरम पर पहुंच चुका था। साल 1982 में फ्रांस को 46 मिराज 2000H और 13 मिराज 2000TH युद्धक विमानों की सप्लाई करने का ठेका मिला था और इस बात की भी गुंजाइश रखी गई थी कि 110 विमान और खरीदे जा सकते हैं। सालों बाद पायरे मारियो ने शेखी बगारी थी कि उनके नेतृत्व में भारत के रक्षा मंत्रालय में सेंध लगाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी वजह से फ्रांस मिराज विमान भारत को बेचने में कामयाब रहा था। इस पूरे मिशन को फ्रांस ने ऑपरेशन निकोबार का नाम दिया था। हालांकि यह कहने का कोई ठोस आधार नहीं है कि फ्रांस को यह ठेका दिए जाने में सीधे तौर पर इसी जासूसी स्कैंडल की कोई भूमिका थी, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच समझौता होने से पहले सोवियत संघ ने अपने रक्षा मंत्री दिमित्री उस्तिनोव को इस मिशन के साथ दिल्ली भेजा था कि वो भारत को फ्रेंच विमान की जगह सोवियत विमान खरीदने के लिए मनाए, लेकिन वो अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हुए थे। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट था। सत्ता के गलियारे में हर शख्स शक के घेरे में था। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय के बड़े अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का कुमार नारायण कनेक्शन इसके बावजूद किसी की नजर में नहीं आया। कुमार नारायण महज एक संयोग से पुलिस के हत्थे चढ़ा। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक CBI में काम करने वाले वेद प्रकाश शर्मा अक्सर अपने एक दोस्त सुभाष शर्मा की फोटोकॉपी करने की दुकान क्लिक फोटोकॉपी पर जाया करते थे। एक दिन अचानक उनकी नजर फोटोकॉपी किए जा रहे एक कागज पर पड़ी, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का वाटरमार्क लगा हुआ था। वेद प्रकाश को अपने अनुभव से पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने किसी भी आंतरिक कागज को बाहर ले जाने की अनुमति कभी नहीं देता। कल्लोल भट्टाचार्य जी लिखते हैं, वेद प्रकाश कमरे के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। फोटोकॉपी करवाने वाले शख्स और फोटोकॉपी करने वाले शख्स सुभाष शर्मा की पीठ उनकी तरफ थी। उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कागज सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन के लिए मार्क थे,
ये कागज असम, कश्मीर, भारी उद्योग और पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के थे। इसके बाद वेद प्रकाश इस उम्मीद से अपने दोस्त की दुकान पर रोज जाने लगे कि उनकी मुलाकात एक बार फिर फोटोकॉपी करवाने वाले से हो जाएगी। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। इन कागजों में भारत की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स रहती थी। दिलचस्प बात यह थी कि इन टॉप गोपनीय कागजों को दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस की एक आम दुकान में कॉपी किया जा रहा था। भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि जब वेद प्रकाश को पूरा विश्वास हो गया तो उन्होंने अपने पूर्व बॉस और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक JN रॉय से संपर्क कर उन्हें सारी बात बताई। रॉय ने जांच के लिए कुछ अधिकारियों को फोटोकॉपी वाली दुकान पर भेजा, लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आया। वेद प्रकाश इसका पक्का सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन उस चपरासी का लाया एक कागज चुराकर अपने कोट की जेब में डाल लिया। उन्होंने उस कागज को पढ़ा तो पाया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक असली कागज था। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनका शक 100% सही था। वहां से वो सीधे अपने पूर्व बॉस JN रॉय के पास गए। रॉय ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए गहन जांच करवाने का फैसला किया। वेद प्रकाश ने उनसे कहा कि दुकान का मालिक इस काम में शामिल नहीं है, इसलिए उसे परेशान ना किया जाए। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने सादे कपड़ों में फोटोकॉपी की दुकान की निगरानी करनी शुरू कर दी। भट्टाचार्य जी लिखते हैं, अगले दिन जब वो चपरासी कागज कॉपी कराकर दुकान से निकला तो वेद प्रकाश ने IB के आदमी को उसके पीछे लगा दिया। जब यह पता चला कि वो बंदा मानिकलाल के हेली रोड वाले दफ्तर से आया है, तब उस दफ्तर पर भी 24 घंटे की निगरानी बैठा दी गई। कई दिनों की लगातार निगरानी के बाद इस रैकेट में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई। इन सबसे बेखबर कुमार नारायण PMO में काम कर रहे P गोपालन का इंतजार अपने दफ्तर में कर रहा था। करीब 11 बजे रात को गोपालन एक ब्रीफकेस लिए नारायण के पास पहुंचा। कुमार ने उसके लिए विस्की की एक बोतल खोली और उससे बात करने लगा। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कल्लोल भट्टाचार्य जी बताते हैं, दरवाजा खुलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम कमरे में दाखिल हुई। उसने कुमार की मेज पर सिर्फ 1.5 घंटे पहले हुई कैबिनेट बैठक के नोट्स पाए। टीम ने कुमार और गोपालन को अपनी जगह बैठे रहने के लिए कहा और पूरे ऑफिस की तलाशी शुरू कर दी। यह तलाशी अगले दिन सुबह होने तक चली। टीम को बेहतरीन स्कॉच विस्की की 14 बोतलें मिली। नारायण और गोपालन को पूछताछ के लिए लाल किले ले जाया गया। 17 जनवरी की रात को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर उन 8 लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई गई जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच बनाकर उसे विदेशी लोगों के साथ शेयर किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक कश्मीरी TN खेर थे, जो PM के प्रधान सचिव PC अलेक्जेंडर के PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। अलेक्जेंडर के निजी सचिव होने के तौर पर उनकी पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय में बेरोक टोक पहुंच थी। एक और शख्स KK मल्होत्रा को भी अरेस्ट किया गया, जो गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय पर ट्रांसफर होकर आए थे। गिरफ्तार किए जाने वाले एक और व्यक्ति थे राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार तरलोचन सिंह के वरिष्ठ निजी सहायक S शंकरन। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद कुमार को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। जेल के माहौल ने कुमार की हेल्थ पर बुरा असर डाला। वो बीमार हो गया। कुमार को डर था कि उसकी जेल में ही हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वो रात में जागकर चिल्लाने लगता था। तिहाड़ जेल के पूर्व प्रेस अधिकारी रहे सुनील गुप्ता BBC हिंदी को बताते हैं कि कुमार हर समय रोते ही रहते थे। अरेस्ट होने के पहले 2 महीने के अंदर उनका वजन 20 किलो घट गया था। हम लोग उनसे मजाक भी करते थे कि उनका वजन घटना अच्छी बात है, अब वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे। कुमार और उसके पूरे नेटवर्क की गिरफ्तारी काफी सीक्रेट रखी गई थी। बाहरी दुनिया को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी, लेकिन द हिंदू के मशहूर पत्रकार GK रेड्डी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की। 4 फरवरी 1985 को कुमार को मानिकलाल कंपनी से हटा दिया गया। कुमार नारायण ने 15 पन्नों का अपना इकबालिया बयान लिखा, जिसमें उसने स्वीकार किया कि इस जासूसी केस में कम से कम 3 देश शामिल हैं और कुमार पिछले 25 सालों से नकद पैसों के बदले उन देशों को भारत सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बेच रहा है। इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव PC अलेक्जेंडर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में अलेक्जेंडर ने अपनी बायोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखा कि 18 जनवरी 1985 का दिन मुख्य सचिव रहते हुए मेरे करियर का सबसे काला दिन साबित हुआ। उस सुबह मुझे यह हिला देने वाली खबर मिली कि मेरे निजी सचिव और 3 निजी सहयोगी मेरे दफ्तर की गोपनीय जानकारी कुछ व्यापारिक संगठनों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।
कुमार नारायण के खुलासे के बाद भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर सख्त एक्शन लेने शुरू किए। पेरिस में भारत के राजदूत नरेंद्र सिंह को मैसेज भेजकर बताया गया कि वो फ्रांस के विदेश मंत्री से मिलकर भारत में फ्रांस के राजदूत को वापस बुलाने का अनुरोध करें और ये भी कहें कि दिल्ली में उनके दूतावास के कर्मचारियों की संख्या पेरिस में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के बराबर ही होनी चाहिए। उधर कुमार कुछ सालों बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया, लेकिन मुकदमा चलता रहा। 1995 में कुमार और उसकी पत्नी गीता ने साउथ दिल्ली के सैनिक फार्म्स में एक फार्म हाउस खरीदा, बंगला नंबर E152/A, और यहां अकेला जीवन बिताते हुए 20 मार्च 2000 को करीब 75 साल की उम्र में कुमार नारायण की मौत हो गई। वो अपने मुकदमे का अंतिम फैसला सुनने से पहले ही मर गया। उसके खिलाफ चल रहे केस खत्म कर दिए गए, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहा। 17 साल बाद 16 जुलाई 2002 को दिल्ली की विशेष अदालत ने 13 लोगों को दोषी ठहराया। कंपनी SLM मानिकलाल इंडस्ट्रीज को भी कानूनी आरोपी के रूप में दोषी माना गया। 18 जुलाई 2002 को विशेष न्यायाधीश RK गौबा ने योगेश मानिकलाल को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। अदालत ने उसे कुमार और विदेशी पक्षों के बीच महत्वपूर्ण माध्यम माना। बाकी 12 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुमार की मौत के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, कुमार की पूरी जिंदगी रहस्यमयी थी। कुमार जब मुंबई में काम कर रहा था तो उसकी मुलाकात गर्टी वॉल्डर नाम की महिला से हुई। शादी के बाद गर्टी ने अपना नाम बदलकर गीता नारायण रख लिया। गीता की लाइफ भी कुमार की तरह ही काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। 1943 में मंगलूर में गीता ने एक लड़के को जन्म दिया था। उसके पिता का नाम गिलबर्ट वॉल्डर था। अब चूंकि गीता उस वक्त गर्टी थी तो बेटे का नाम रखा गया एडविन। अब गर्टी और गिलबर्ट की शादी हुई थी या नहीं, यह भी क्लियर नहीं है। एडविन के जन्म के करीब 2 महीने बाद उसे मंगलूर में अपनी मां जूलियाना को सौंपकर गर्टी मुंबई चली गई। हैरान करने वाली बात यह है कि एडविन को लंबे वक्त तक यही लगता रहा कि उसकी दादी जूलियाना ही उसकी असली मां है और उसकी मां गर्टी उसकी बड़ी बहन है। बाद में गर्टी मुंबई में कुमार से मिली, दोनों ने शादी की और गर्टी ने नाम बदलकर अपना नाम गीता रख लिया और कुमार की मौत तक वो उसके साथ ही रही। कुमार की मौत के 2 साल बाद साल 2002 में उसकी पत्नी गीता सैनिक फार्म के उसी घर में मृत मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गीता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उनके अंतिम संस्कार में कोई नाते रिश्तेदार या उनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं पहुंचा। चूंकि कुमार और गीता की कोई संतान नहीं थी तो फार्म हाउस की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के जिम्मे आ गई। यहां से शुरू हुआ उत्तराधिकारी का केस। साल 2008 में एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी रण सिंह और कुमार की पूर्व घरेलू सहायिका राधिका ने संपत्ति पर दावा ठोक दिया। राधिका ने पहले खुद को कुमार और गीता की गोद ली हुई बेटी बताया। उसने संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन पुलिस को उसके दावों में कई सारी गलतियां मिली। जब जांच गहराई से शुरू हुई तो सुई एडविन डिसूजा तक पहुंची। साल 2016 में पुलिस ने जांच अधिकारी शिवदेव सिंह को कुमार और गीता के वास्तविक कानूनी उत्तराधिकारी खोजने का काम दिया। शिवदेव ने कामठी में सेना की पोस्टल सर्विस से कुमार का पुराना रिकॉर्ड मांगा। जवाब मिला कि सेवा रिकॉर्ड बहुत पुराने होने के कारण नष्ट किए जा चुके हैं। फिर भी एक पुराने विवरण में उसका नंबर, पिता का नाम वेंकट रामा अय्यर और कोयंबटूर का पता मिला। पुलिस कोयंबटूर और पलक्कड़ गई, लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जांच गीता के घर मंगलूर की ओर बढ़ी। चर्च और पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद अधिकारियों ने पाया कि गर्टी वॉल्डर उर्फ गीता नारायण का एक बेटा एडविन डिसूजा था। एडविन के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड में उसे गर्टी का बेटा और CV नारायण के परिवार से जुड़ा बताया गया था। दिल्ली पुलिस जब एडविन के घर पहुंची तब वो करीब 76 साल का था। उसे ना कुमार की संपत्ति की जानकारी थी और ना ये मालूम था कि वो दक्षिण दिल्ली के करोड़ों के फार्म हाउस का संभावित कानूनी उत्तराधिकारी हो सकता है। पहले तो एडविन ने पुलिस को बताया कि गीता उसकी मां नहीं थी, उसके लिए मां वो नानी थी जिसने उसे पाला था। दस्तावेज दिखाए जाने के बाद उसके सामने बचपन का वो छिपा हुआ सच बाहर आया। कुमार की करोड़ों की प्रॉपर्टी एडविन को मिली या नहीं, अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुमार नारायण भारत का वो पहला जासूस था जिसे देश ने रंगीन टीवी पर बेनकाब होते हुए देखा था। एक ऐसा भेदी जिसने चंद शराब की बोतलों के दम पर पूरे भारत सरकार के सारे मंत्रालयों में सेंध लगा दी। उसने वो जानकारी हासिल की जो विदेशी सरकारों के लिए तक असंभव थी।
कुमार नारायण के मामले ने भारत सरकार को यह कड़वा सबक सिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल मंत्रियों, सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंट्स की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि मंत्रालय का एक अदना सा कर्मचारी और रद्दी सा दिखने वाला कागज का एक टुकड़ा भी देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो यह थी कुमार नारायण जासूसी स्कैंडल की पूरी कहानी। आपको इस सबसे बड़े जासूसी कांड की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी हिमांशु ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। बाकी किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनका नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।